y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2t, ये आपने पिछले टर्न पे ये वाली चीज देखी थी कि कैसे निकलता है। दिस जनरलाइज फॉर्मूला जिसमें खाली आपने मोमेंट्स इक्वेट कर रखे हैं। कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब इधर से उधर फोर्स पड़ रहा हो, इधर से उधर फोर्स पड़ रहा हो, दोनों तरफ से जो फोर्स पड़ रहा हो। मान लीजिए ये यहाँ रखा हुआ है, अगर इधर से उधर से दोनों तरफ से फोर्स अगर बराबर है तो वो अपनी जगह पर रहेगा। अगर इधर का फोर्स ज्यादा होगा तो इधर खिसकता चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो आपने केटनरी कर्व जो आपने बीच में हैंग कर रखा है वो स्टेबल कंडीशन में है। इसका मतलब क्या है कि जितने मोमेंट्स अगर इधर से और इधर से दोनों तरफ के मोमेंट और इधर के मतलब एक साइड का मोमेंट ले लीजिए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो दोनों काम कर रहे हैं वो बेसिकली इसको स्टेबलाइज करे हुए हैं। इसके मतलब दोनों इक्वल मोमेंट्स बराबर हैं। मोमेंट्स बराबर है, इसका मतलब y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2t, ये आपने पिछली बार पे डिराइव करा था। और ये स्पेशल केस क्या है, जब y की वैल्यू जब s होती है, कब होती है, जब x की बराबर वैल्यू l/2 के बराबर होती है, तब x की वैल्यू डब्ल्यू स्क्वायर बाय 80 हो जाती है। अब अगर दोनों जो सपोर्ट्स हैं वो अलग अलग लेवल्स पर अगर हैं, सपोर्ट है डिफरेंट लेवल्स, इसका मतलब मिनिमम पॉइंट वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये a से x की दूरी पर है, तो यहां से l - x की दूरी पर हो गया, यहां से यहां तक की इसकी सैग s1 है, यहां से यहां तक की s2 है, a और b के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज h, ये h हो गया। तब ऐसे में s1 की वैल्यू अगर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2t, ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाली, s1 की इधर से आ गई तो s2 की इधर से निकाली, दैट इज w इंटू l - x स्क्वायर बाय 2t, ये निकाला। इससे s2 - s1 बराबर h आता है। तो ऐसे में आपको x की वैल्यू, इस इक्वेशन से x की वैल्यू मिलती है l/2 - th/wl, और th/wl जो आपको मिल रही है उसमें क्या है, एज यू कैन सी कि अगर ऐसे केस में h की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो x की वैल्यू l/2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये h की वैल्यू 0 अगर हो गई, इसका मतलब a और b दोनों सेम लेवल पर अगर आ गए तो उस केस में जो x है, यानी ये x, इसकी वैल्यू l/2 हो जाएगी, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पहुंच जाएगा। जितना h की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उतना x इस तरफ एक तरफ बढ़ता जाएगा, x की वैल्यू कम होती जाएगी बेसिकली, उतनी x की वैल्यू कम होती जा रही है और होते होते नेगेटिव में चली जाएगी, एक पॉइंट पर 0 हो जाएगी। आपने h और बढ़ा दिया तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उससे ज्यादा भी h अगर आपने बढ़ा दिया तो x की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है, यानी कि इधर से इस तरफ जानी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये केटनरी पूरा कर्व था, ये वाला केटनरी कर्व था, और इसमें जो मिनिमम सैग वाला जो पॉइंट आता, अगर कर्व की केटनरी अगर आप पूरी करेंगे तो मिनिमम पॉइंट वाला जो आता वो बेसिकली यहां पर आता। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये s है, ये x है, तो यहां से यहां तक का यानी a से लेकर के जो p पॉइंट है, a से p पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर x है तो b से लेकर के p तक का l+x हो जाएगा। ये वाली चीजें न्यूमेरिकल के अंदर आप लोग देखेंगे। एक और स्पेशल केस का ये है इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस। अगर विंड भी चल रही है और आइस लोडिंग भी अगर हो रही है, विंड चल रही है का मतलब क्या है, मान लीजिए ये तार है जो ऐसे हैंग कर रहा है, ऐसे में अगर हवा चलनी शुरू हो जाए तो ये ऐसे झूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लस क्या है, अगर इसके ऊपर आइस लोडिंग आ जाए, जहां पर बर्फीले जगह जहां होती है वहां पर इसके ऊपर बर्फ जम जाएगी तो उसका वेट, एक्स्ट्रा वेट डाउन साइड में, नीचे की साइड में एक्ट करेगा। तो इन दोनों की वजह से फर्क क्या पड़ता है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो नॉर्मल वेट है WC वो नीचे की तरफ ऐड कर रहा है। अगर WI भी ऐड कर रहा है तो WC + WI इतना ऐड करेगा नीचे, WI इतना है, WC इतना है, तो टोटल वेट हो गया WC + WI नीचे ऐड कर रहा है। विंड की वजह से क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस साइड में क्रॉस ऐड करेगा, विंड का फोर्स दिस विल बी WW, तो जो टोटल वेट हो गया दैट इज द वेक्टर सम ऑफ WC + WI एंड WW, जिसमें जो एंगल इसका है दैट एंगल इज दिस एंगल थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ सैग मतलब सैग तो हो रही है, वर्टिकल सैग ये है और टोटल सैग ये है। मतलब ये है कि जो तार जो हैंग कर रहा था, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तार जो हैंग कर रहा था अगर बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती तो वह इस तरह हैंग कर रहा होता, लेकिन अगर हवा चल रही है तो बेसिकली ऐसा हो गया है। तो टोटल सैग यहां से वहां तक की है, लेकिन वर्टिकल सैग अगर आप इसको वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं दैट इज इक्वल टू WC + WI, और WR रिजल्टेंट WR, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है, WR इज इक्वल टू √ WC + WI का होल स्क्वायर प्लस WW का स्क्वायर, दिस इज बेसिकली WR, ठीक। और tan थीटा, अगर आपको वर्टिकल सैग निकालनी है, वर्टिकल सैग S, ये पूरी यहां से यहां तक की सैग अगर S है तो वर्टिकल सैग मान लीजिए S1 है, तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया, S और थीटा के टर्म्स में कितना हो जाएगा, S cos थीटा,
where S1 is the vertical sag and S is the net sag, total sag that is S, तो vertical sag is S1 is equal to S cos theta, इतना हो जाएगा. WC is the weight of conductor in kg per meter cube. ठीक, इसका मतलब होता है डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, केजी पर मीटर, मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी, वेट ऑफ कंडक्टर केजी पर मीटर, दिस इज इन केजी पर मीटर ना, दिस केजी पर मीटर, और एरिया क्रॉस सेक्शन दिस इज इन मीटर स्क्वायर, ये हो गया. केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी हो गई और एरिया क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर, तो WC इज इन केजी पर मीटर, इतने केजी पर मीटर लेंथ, दैट इज द वेट ऑफ द कंडक्टर. और WI विल बी इक्वल टू weight of ice coating in kg per meter, which is equal to density into area cross section, which is equal to density, जो भी वैल्यू है डेंसिटी ऑफ आइस जो भी होती है, जो आपको दे रखी होगी 1 पॉइंट समथिंग करके होगी केजी पर मीटर क्यूब. वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, आइस की डेंसिटी थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है. ठीक, इसलिए वो आधी डूबी हुई रहती है, आइस फ्लोट करती है, दैट्स करेक्ट, दैट विल बी लेस देन 1. हाँ, वो रेशियो जब निकालते हैं डेंसिटी, उसका डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ आइस, तब उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है. तो बेसिकली वाटर से कम होती है तभी वो फ्लोट करती रहती है, दैट्स करेक्ट. तो 0.97, 0.92, 0.93 इसके आसपास आ जाएगी, दैट्स करेक्ट. तो डेंसिटी इसकी ये है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसके लिए क्या है, वेल बेसिकली दिस, कि मान लीजिए ये है कंडक्टर, इसका डायमीटर d है, ठीक, और इस पर आइस की एक कोटिंग आ गई जिसकी थिकनेस वाज r, इसकी थिकनेस थी r. तो इस जो आइस कोटिंग जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, d पाई बाय 4 इंटू d प्लस r, 2r, d प्लस 2r का स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आइस, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आइस, खाली आइस का, माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा WI. ठीक, और W जो है is wind force in kg per meter length, which is wind pressure per meter square, wind pressure per meter square multiplied by projected area per meter length. ये हो जाएगी उसकी वैल्यू. बाकी एवरीथिंग एल्स इज इजी टू फिगर आउट. S की वैल्यू इज ऑब्वियसली S इक्वल टू WR L स्क्वायर बाय 80. S की जो वैल्यू दैट इज WR L स्क्वायर बाय 80 और S1 की वैल्यू S cos थीटा. और खाली थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, कोई भी वैल्यू आपको पता है उस वैल्यू से आप निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है. ठीक, दिस कंप्लीट्स द थ्योरी ऑफ सैग. ठीक है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं कौन कौन से हैं. खाली न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के तरीके देख लेते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल ये है
न्यूमेरिकल नंबर 2.2 इसमें दे रखा है, उसमें है स्पैन लेंथ L इज इक्वल टू 250 दिया हुआ है, 250 मीटर्स। वेट ऑफ द कंडक्टर WC इज इक्वल टू व्हाट, WC निकालना है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंशन इज 5758 kg, S is equal to 1.5 meters, factor of safety is equal to 2। भाई फॉर्मूला तो यही है, S equal to WL square अपॉन 80। द ओनली डिफरेंस इज कि अल्टीमेट टेंशन 5758 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है, तो इसका और इससे क्या मतलब है हमारा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जानते हो क्या होता है, देखो एक मान लीजिए एक ट्रेन बनाई गई, ट्रेन की एक बोगी बनाई गई, ट्रेन की एक कोच एक बोगी बनाई गई है, और उस पर जो उन्होंने सीटों पर जो निशान लगा रखे होते हैं, कितनी एक सीट पर कितने जने बैठ सकते हैं, 3, ठीक। नॉर्मल स्लीपर क्लास जो होती है उसके अंदर एक सीट पर 3 जने बैठ जाते हैं, बैठते कितने, कम से कम 8, 9, 10। तो पॉइंट ये है कि अगर एक आदमी का एवरेज वेट फॉर एग्जांपल 75 किलो या 80 किलो माना जाए, ठीक है, 80 kg मान लेते हैं एक जने का, उसके हिसाब से 80 किलो के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन लगाते हैं और 80 kg एक जने का वेट मान करके एक सीट पे 3 जने बैठने वाले हैं, ये कैलकुलेशन लेकर के अगर आपने पूरी ट्रेन डिजाइन कर दी और उसके बाद उस पर 8 जने बैठ जाएंगे तो क्या होगा, ट्रेन टूट जाएगी। बेसिकली ये वाली चीज होगी। तो करते क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि वो ये लगाते हैं कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें लगा दिया फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 लगाया उन्होंने, मतलब क्या है कि 3 के लिए हमने डिजाइन करी है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 12 जने इस पे बैठने लायक हों, इतनी मजबूत हमको बनानी पड़ेगी, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो वाली चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने आयरन लिया और आयरन का जो आपने एक बर्थ के लिए जो फॉर एग्जांपल एक रॉड लगाई थी, वो रॉड की मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, मैक्सिमम जिस पॉइंट पर वो रॉड टूट जाएगी या मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद टूट जाएगी, वो थी मान लीजिए 160 किलो थी। तो 160 किलो के हिसाब से वो खाली 2 जनों के काम में आ सकती है। तो आप इसको क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आपने लगा दिया, तो 160 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 80 kg आपने कर दिया। अब आपने कहा कि ये रॉड खाली एक 80 kg के एक आदमी के लिए सूटेड है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने लगा दिया, समझ गए इसका मतलब। तो वही वाली चीज है। तो आपको ये वाली चीज पता है कि अल्टीमेट टेंशन जो उसके अंदर है तार के अंदर 5758 kg की अगर टेंशन उसके अंदर आ गई तो तार टूट जाएगा। तो कैलकुलेशंस करते समय आप टी की वैल्यू क्या लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय 2। 5758 को 2 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब उसकी वैल्यू जो मिल गई, मान लीजिए 5000 किलो है, तो आपने 5000 kg के बजाय आपने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया और आपको मिल गया 2500 kg। अब आपको यह पता चल रहा है कि वो तार जो है वो 2500 किलो पर ब्रेक कर जाएगा, करने वाला है 5000 kg पर, लेकिन आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लगा के चले, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन, आपके सैग की जो वैल्यूज हैं ये सारी एक्सेस में निकल के आए, जिससे कि तार कभी टूटने ना पाए। 2500 किलो जो भी दिस डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे, जो वैल्यू आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। इस टी को यूज करके और एस यूज करके वेट ऑफ द कंडक्टर आपको निकालना है। कर सकते हैं सब लोग इस चीज को, सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और कुछ खास नहीं है। और देख लेते हैं, ओवरहेड लाइन हैज अ स्पैन लेंथ ऑफ एल दे रखा है, मतलब 150 मीटर दे रखा है। लेवल सपोर्ट्स हैं, दोनों सपोर्ट बराबर लेवल पर हैं। कंडक्टर डायमीटर, कंडक्टर का डायमीटर यानी कि डी कर देते हैं, डी दे रखा है और वेट WC दिया हुआ है। अलाउबल टेंशन दे रखी है। सैग निकालनी है। विंड प्रेशर, विंड का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है, दैट्स ऑल। और निकालनी है सैग इक्वल टू व्हाट, ठीक, इतना दे रखा है। सैग निकालनी है, WC प्लस WI प्लस WW स्क्वायर, इसका अंडर रूट जिस टाइम आप करते हैं तब आपको मिलेगा WR।
डब्ल्यू आई की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं है, देयर इज नो आइस, आइस में मेंशन ही नहीं है, तो डब्ल्यू आई इज बेसिकली जीरो, डब्ल्यू आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और डब्ल्यू डब्ल्यू आपको निकालना है, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? डायमीटर अगर आपको दे रखा है, तार का डायमीटर अगर आपको दे रखा है, तो तार उससे आप प्रोजेक्टेड एरिया निकाल सकते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय मतलब 1 मीटर, दैट इज बेसिकली प्रोजेक्टेड एरिया। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टेड एरिया मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? डब्ल्यू पी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। डब्ल्यू पी तो आपको दे रखा है, प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? देखो कंडक्टर ये है, हवा यहां से ऐसे चल रही है, कितना एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है? इसका हाफ, ये सरफेस एरिया है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये इसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज पाई आर, 2 पाई आर तो पूरा होता, पाई आर ये है, और एरिया कितना हो जाएगा? इसका 1 मीटर लेंथ, सारे कैलकुलेशन आप 1 मीटर लेंथ के लिए कर रहे हैं। 1 मीटर लेंथ का वेट इतना है, 1 मीटर लेंथ के ऊपर एयर प्रेशर इतना लग रहा है, 1 मीटर लेंथ का सरफेस एरिया इतना है, सब चीजें। तो इतना एरिया, इतना लंबाई मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, इतनी थिकनेस और विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर लेंथ, इतना 1 मीटर तार के ऊपर इतना एरिया उसका प्रोजेक्ट हो रहा है, ये चीज खाली आपको निकालनी है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इज बेसिकली दैट गिव्स यू द वैल्यू फॉर प्रोजेक्टेड एरिया पर इन मीटर स्क्वायर। वो चीज, इससे आपको डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। डब्ल्यू अगर मिल गया, टी पता है, एल पता, क्या चाहिए? डब्ल्यू है, डब्ल्यू मिल गया। यहां पर आपको यूज करना है डब्ल्यू आर एल स्क्वायर, एल पता है आपको, डब्ल्यू आर पता चल गया, डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू सी से पता चल गया, और 8 टी, टी दे रखा है, निकाल सकते हैं सब लोग इस तरीके के। कैलकुलेट द मैक्सिमम सैग कॉपर कंडक्टर 7 बाय 0.259 सेंटीमीटर साइज, 7 बाय 0.259 सेंटीमीटर साइज, ये क्या है? 7 बाय 0.295 सेंटीमीटर साइज। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.484 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर 0.889 सेंटीमीटर, वेट 428 kg पर किलोमीटर, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1973 kg, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, लेंथ 200 meters, level supports, wind pressure 38 kg per meter square, thickness of ice, ice की thickness यानी कि R 1.2 centimeter, 1 cubic meter of ice weighs 913.5 kg, इसका मतलब डेंसिटी बेसिकली इसकी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू 0.9135 kg पर मीटर, इतना दे रखा है। निकालना क्या है? सैग, मैक्सिमम सैग टोटल एंड वर्टिकल, टोटल और वर्टिकल दोनों तरह की सैग इसके अंदर निकालनी है। सो सैग इज बेसिकली एस कॉस थीटा और डब्ल्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस पूरे के अंदर याद रखनी है वो ये है कि सारे वैल्यूज टेढ़ी मेढ़ी दी हुई हैं, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दे रखी है। ये 200 मीटर अगर आपने डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 80 में एल की जगह 200 रख दिया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वह एल की वैल्यू कितनी में होनी चाहिए? किलोमीटर्स में। जो ये फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू डब्ल्यू आर एल स्क्वायर अपॉन 8t, उस कंडीशन में t शुड बी इन केजी, L शुड बी इन किलोमीटर, W शुड बी इन केजी पर मीटर, तब आपको S की वैल्यू मीटर के अंदर मिलेगी। अगर आपने L की वैल्यू यहाँ 200 लेकर के कैलकुलेशन कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मूला उसको 200 किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा, विच इज रॉन्ग। तो 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, डायमीटर 0.889 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, इसको क्रॉसिंग एरिया ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ रहा है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ये केजी पर किलोमीटर है इतना, इसको केजी पर मीटर में कन्वर्ट करिए, ये केजी है, केजी तो ठीक है,
केजी पर मीटर स्क्वायर, आर 1.2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। ये सब इतना कन्वर्जन आपको करना है। कन्वर्जन करने के बाद में आई थिंक उसके बाद में खास करने के लिए तो कुछ बचता नहीं है इसमें। WC की वैल्यू दे रखी है, ये रहा WC, WC प्लस WI के लिए आपको R की जरूरत है और DI की जरूरत है। डेंसिटी ऑफ आइस आपको दे रखी है, फॉर्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा ही, डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय जो पाई बाय डी जो प्रोजेक्टेड एरिया है, दैट इज बेसिकली पाई बाय डी इंटू पाई बाय 4 इंटू डी प्लस 2R होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला निकाला। आर की वैल्यू ये दे रखी है, डी की वैल्यू ये दी हुई है, तो डी और आर ये है, इनसे आप बेसिकली निकालेंगे कि प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, और दैट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस, और ये वाली चीज प्रोजेक्टेड एरिया, इससे आपको WI की वैल्यू मिलेगी। WW के लिए आपको निकालना आता है, विंड प्रेशर अगर आपको दे रखा है, प्रोजेक्टेड एरिया आपको निकालना आ ही गया है, प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो गया। पर मीटर लेंथ के लिए आपको निकालना है ऑफकोर्स, सारा हर चीज पर मीटर है, केजी पर मीटर, यहाँ भी केजी पर किलोमीटर यानी केजी पर मीटर, 1 मीटर लेंथ के लिए आपको निकालना है, दैट्स ऑल। एल की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दी हुई है, डन। ये सब बेकार की चीज दे रखी, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ और कुछ नहीं है, ठीक। और एस की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो एस कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, क्यों, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S1 निकालनी है, एस निकाल चुके हो तो S1 अपॉन एस से थोड़ी निकालोगे, इसमें बताओ WC WI और W के टर्म्स में, WC प्लस WI अपॉन WR, एस निकाल ली, ठीक। ये वैल्यू लगा के कॉस थीटा निकाल सकते हैं, एस इंटू कॉस थीटा कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी।